यस कल हमने कैपिटलिस्ट मार्केट पढ़ा था, राइट? आज हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट मार्केट। देखो, सोशल वर्क कौन करता है? मोस्टली गवर्नमेंट करती है सोशल वर्क, राइट, लोगों के वेलफेयर के लिए। यस तो सोशलिस्ट मार्केट किसने फाउंड किया था? कार्ल मार्क्स और बेनेडिक्ट एंगल्स ने। इसने क्या किया था? देखो, इनने बोला था कि कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है ये पब्लिश हुआ था 1848 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आता है तो इसका नाम याद रखना, ओके? अगर आप लोगों के पास है तो साथ साथ मार्क भी करते चलना, ताकि जब रिवीजन करोगे तो ये चीज याद रहेगी। ओके, तो इस इकोनॉमी का मेन मतलब क्या है कि यहाँ जो पूरी कम्युनिटी है, देखो सोशल से याद रखना गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सोशल से क्या याद रखना? गवर्नमेंट। और कैपिटलिस्ट किसकी होती है? प्राइवेट की, राइट? तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट। सारे मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द फ्रूट ऑफ सोशल प्लान प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स। देखो, जो प्राइवेट हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट मार्केट, वहाँ बेनिफिट किनको मिलता है? जो रिच होते हैं, राइट? जो कैपिटलिस्ट में रिच होगा उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, राइट? क्योंकि कैपिटलिस्ट में मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट उनको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है, राइट? सोशलिस्ट में इट इज बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स, यानी कि जितने मेंबर्स हैं सबको बराबर राइट्स मिलेंगे। सोशलिस्ट को हम कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। वाई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? क्यों? क्योंकि जितने रिसोर्सेज यहाँ पे बांटे जाते हैं ये सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट बांटती है, और मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। तो अगर मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं होता तो यहाँ ये नहीं देखते कि कौन रिच है कौन पुअर है या किसको कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो सारी चीजें इसमें नहीं देखी जाती। ओके, क्योंकि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन और गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसका मेन एम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। एज अ होल का मतलब कि खाली कम्युनिटी में किसी एक का वेलफेयर नहीं देखना, हमें पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर देखना है। ओके, बट सेंट्रल प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व होगी? जैसे इकोनॉमिस्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे सॉल्व होती है, उसी तरह पहले इस इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप। कैपिटलिस्ट में ओनर कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर, राइट? यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन। हर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जैसे सब कुछ सरकार का है, बट कुछ चीजें प्राइवेट हैंड्स में, जैसे स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप, ट्रेडिंग फर्म्स, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। क्योंकि सोशल ओनरशिप है तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ना सेल्फ इंटरेस्ट है। इनका मेन मोटिव क्या है कि रिसोर्सेज किस लिए यूज हो? सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए। सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी और पूरी इकोनॉमिक की इनको मेन वो करनी है, वेलफेयर करनी है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, राइट? प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है उसके अंदर हमारा जो वो होता है, जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर सब कुछ प्लान करता है, राइट? इसके अंदर जो भी प्लानिंग होती है इट इज प्लान्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। क्यों? उनका ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, राइट? कि जो सेंटर पे प्लान की जाती है, तो ये सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी सारे गोल्स देखती है जो सोशो इकोनॉमिक गोल्स बने हैं कि क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें कौन देखता है इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, ये याद रखना। ओके, बट टू जो हमारे इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये बताती हूँ। इसका क्वेश्चन इफ यू वांट साथ लिख लो आप। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। इकोनॉमिक डिसीजंस फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कौन लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन? यहाँ पे ऑप्शन में गवर्नमेंट भी आएगा, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी भी आएगा, बट जो नाम बुक में दे रखे हैं हम उसका सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी के लिए ही यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन में नॉर्मली दोनों दिया जाता है। अंडरस्टूड? यस। देखो, क्या प्राइवेट सेक्टर में हमें कंज्यूमर को हम चॉइस दे सकते हैं? चॉइस होती है कंज्यूमर के पास?
Yes. प्राइवेट सेक्टर में क्या कंज्यूमर के पास Yes. चॉइस होती है? Yes. होती है, करेक्ट। बट गवर्नमेंट सेक्टर में कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे हंगर से आपको फ्रीडम मिलेगी, गारंटीड, मतलब आपको पेट भर जाएगा, बट कस्टमर सोवर्सिटी नहीं है, इतनी रेंज ऑफ चॉइस आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्लान्ड प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ वो चीज चूज की जाती है जो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के यूज में है, उसकी चॉइस नहीं देखते, उसकी यूजफुलनेस देखते हैं इसके अंदर। ओके, कि कौन सी Yes. चीज एक इंडिविजुअल के बेस्ट यूज में होगी। ओके, Okay. Yes. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें राइट टू वर्क गारंटेड होता है, यानी कि आपको क्या काम करना है वो गारंटेड है, बट आप जो ऑक्यूपेशन चूज करते हो वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, राइट? यहाँ पे वही चीजें बनेंगी जो जरूरत की चीजें हैं। ओके, तो जरूरत की चीजें होंगी तो नेशन में कोई फालतू चीजों की जगह नहीं है, तो क्या क्या बनेगा उसका आप ऑक्यूपेशन फिक्स्ड है, बट आप कोई भी काम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, बट वेराइटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके, Yes. Okay. अब देखो प्राइवेट सेक्टर में हमने कल पढ़ा था रिच और पुअर के बीच में गैप है, राइट? Yes. Yes. क्यों गैप है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, राइट? Perfect. Yes. वेयर एज इधर जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई प्राइवेट गुड तो है नहीं ना, कोई प्राइवेट कैपिटल इकट्ठा करके कोई प्राइवेट ओनरशिप भी नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहाँ डिफरेंस इनकम और वेल्थ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज जो है ये मोस्टली इक्वल ही है, और कोई इनइक्वालिटीज जितनी भी होती है वो इसमें रिमूव कर देते हैं। देखो गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं या खाली सपोज गवर्नमेंट स्कूल से है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट पैसे वैसे देके कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वेयर एज प्राइवेट में आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, राइट? तो इस वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी मोस्टली रिमूव हो जाती है। ओके, क्योंकि देखो आप अगर 10,000 अर्न कर रहे हो, साथ वाला भी 10,000 अर्न कर रहा है, आपका बेटा अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, उनका बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता, तो कंज्यूमर के मन में चॉइस का ऑप्शन आता ही नहीं है। ओके, मार्केट फोर्सेस या प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ बहुत कम रोल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मेन मुद्दा पैसे इकट्ठे करना नहीं है, यहाँ मेन मुद्दा क्या है कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन यानी उनका बांटना ऐसे करो कि प्राइस मैकेनिज्म जो है इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना करे। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पंखे लगे तो हर स्कूल में लगे होंगे, तो हर चीज में बराबरी होती है, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बहुत इक्वलेंट बांटा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ ज्यादा पैसे होते हैं वहाँ ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, राइट? Yes. Yes. बट गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसा काम नहीं है, और प्राइस प्रिवेलिंग जो होती है ये एडमिनिस्टर्ड प्राइस होती है। एडमिनिस्टर्ड प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, यानी कि सस्ते से सस्ता प्राइस ऑफर किया जाता है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट? Personal health. तो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए वो प्राइस नहीं देखते, वो मेन उनका मुद्दा ये कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ओके, अब देखो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, राइट? वो एक सोल एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है कि यूएसएसआर का नाम सुना है आपने? ये 1917 से 1990 तक एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था। आज तक वर्ल्ड में कोई प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि देखो प्योरली गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी कोई नहीं हो सकती, वहां पे प्राइवेट इकोनॉमी होगी ही होगी कोई ना कोई, राइट? Yes. बट कुछ एग्जांपल्स है जैसे वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में टोटली सोशलिस्ट है, आपने सुना होगा, राइट? Yes. नॉर्थ कोरिया में एक ही पर्सन है जिसका रूल चलता है एंड देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, राइट? Yes. तो नॉर्थ कोरिया इसका परफेक्ट एग्जांपल बैठता है। अब इसके मेरिट्स क्या है? देखो गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो लोगों के पास जो वेल्थ है और इनकम है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट? Yes. तो इकोनॉमिक और सोशल दोनों जस्टिस होगा लोगों के साथ, राइट ना भाई? Yes. Yes, ma'am. और देखो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसका मेन एम क्या है मेघा? Social welfare. वेरी गुड, सोशल वेलफेयर। तो जिसका मेन एम सोशल वेलफेयर है तो वो मेन यही सोचेगा ना कि जल्दी से जल्दी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, तो ये कोशिश करते हैं कि जितने रिसोर्सेज हैं इनको एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके। और देखो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट की इकोनॉमी है तो ये सब कुछ प्लान होके चलता है,
तो ये इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज का यूज भी हो और उससे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन भी अचीव कर सकें। ओके, ओके Yes. तो कंपटीशन है नहीं तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होता नहीं है। अब देखो कंपटीशन नहीं है तो ना इनको एडवर्टाइजमेंट की नीड है ना सेल्स प्रमोशन की नीड है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, राइट? यस Yes. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? Yes. प्लैंड इकोनॉमी है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी क्योंकि बिजनेस फ्लक्चुएशंस है ही नहीं, हमें पता है हमें क्या बनाना है, तो बिजनेस कोई बंद ही नहीं होता क्योंकि खाली काम की चीजें बनती है, राइट? Yes. और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो एक कॉर्पोरेटिव मेंटालिटी होती है और वॉर ही नहीं होती क्योंकि सारे इक्वल है तो सबके पास राइट टू वर्क है, मिनिमम इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब जैसे प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मैंने आपको बताया मिनिमम प्राइस होता है, राइट? तो लेबर Yes. और कंज्यूमर्स जो होते हैं ये भी एम्प्लॉयर या मोनोपोली मार्केट के एक्सप्लॉइटेशन से यानी खराब प्राइस से कुछ से सबसे बच जाते हैं। और सोशल सिक्योरिटी होती है क्यों? क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट का, राइट? Yes. तो आपको किसी चीज के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसके मेरिट्स तक पढ़ो फिर इसके डीमेरिट्स और मिक्स इकोनॉमी पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स क्या हैं। कुछ नुकसान भी होंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, राइट? Yes. क्योंकि हर चीज के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इसके क्या डीमेरिट्स है? पहला देखो, सोशलिज्म जो है ये ब्यूरोक्रेसी का प्रीडोमिनेंस है। आप दोनों को ब्यूरोक्रेसी पता है? नो अपने ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, से गवर्नमेंट रूल करती है। आपने मोनोपोली वगैरह सुना है? यस Yes. तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी अलग एक ही हेड होगा। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एक ही हेड है एंड बाकी जो लोग काम करेंगे ये कभी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बन सकते। दे विल जस्ट बी सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यानी Yes. गवर्नमेंट एक सेंटर अथॉरिटी है और जितने लोग होंगे दे विल बी सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कहते हैं सोशलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और बाकी सारे सर्वेंट्स बन जाते हैं। अब जब सर्वेंट्स बनेंगे तो लोग चाहेंगे ना कि मेरे पास ज्यादा पैसे आए, सब सोचेंगे। और गवर्नमेंट का सारा काम है, एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंटल हैंड्स, कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस वजह से करप्शन, रेड टैपिज्म और फेवरेटिज्म भी इंक्रीज होती है। रेड टैपिज्म आपको पता है? यस Yes. आपको पता नहीं था? Yes, ma'am. ओके, तो देखो इस वजह से डिसीजन मेकिंग में भी देर होती है, राइट? Yes. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए प्रेफर नहीं करते मेन क्योंकि इसके अंदर सर्वेंट रूल होता है विच इज ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे लोगों को सर्वेंट समझा जाता है। ये लोगों की फ्रीडम को कम कर देते हैं। क्यों फ्रीडम को कम करते हैं? देखो इसके अंदर आपके पास बेसिक राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? तो Yes. आप जो भी खरीदोगे वो सरकार का होगा जिस चीज पे रहोगे। तो आपके पास अपना कोई ओनरशिप नहीं है किसी चीज की। और आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होगी कुछ भी होगा वो सब कुछ स्टेट के हाथ में होगा। कौन प्लान करेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, राइट? Yes. वहीं जो हमारी कैपिटलिस्ट मार्केट थी उसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर के बारे में ज्यादा सोचती है, राइट? यहाँ कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचा जाता। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप अगर कोई हार्ड वर्क करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि इनका मेन एम ही सोशल वेलफेयर है। इनका प्रॉफिट के साथ कोई भी काम नहीं है। ओके, Yes. दूसरी बात देखो, इसके अंदर प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, राइट? कोई Yes. कॉस्ट कैलकुलेशन का प्रॉपर बेसिस नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बायर को नुकसान हो, कभी कभी सेलर को नुकसान हो, क्योंकि ये सोचते हैं कि सबसे इकोनॉमिक और सफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। और अगर हम इकोनॉमिक फंक्शनिंग के साथ इसको एफिशिएंट देखें तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? देखो सपोज बायर जो है दैट सेल्स द प्रोडक्ट एट 20 रुपीज और मैंने उसका मिनिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा 10 रुपीज, तो यहाँ पे बायर को नुकसान होगा, राइट? Yes. ऐसे तो कोई किसी चीज को सेल करने के लिए अग्री ही नहीं होगा क्योंकि ये सब नुकसान पे चलते रहेंगे, कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेगा उस चीज की। तो ये चीज गलत है। ओके, और कभी कभी Yes. स्टेट में जो सोशलिज्म है ये मोनोपोली कर लेते हैं। मोनोपोली मतलब कि अपना कब्जा जमा के बैठ जाते हैं जिस वजह से डिफिकल्ट होता है इसको हटाना। देखो प्राइवेट मोनोपोली को एक बार गवर्नमेंट रूल से हटा सकती है बट ये जो स्टेट मोनोपोली होती है इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये है भी गवर्नमेंट की और आप गवर्नमेंट की कंप्लेन गवर्नमेंट से कर नहीं सकते, राइट? Yes.
नेक्स्ट इज इसमें पर्सनल एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेबर्स को अवॉर्ड नहीं किया जाता, और कस्टमर्स के पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती है। क्यों लिमिटेड चॉइस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव कस्टमर्स को खुश करना है ही नहीं, हमारा खाली सोशल वेलफेयर है, राइट? Yes. और जब सोशलिस्ट बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो ये प्रैक्टिकेबल नहीं रहती, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इस वजह से यूएसएसआर ने भी आफ्टर 1970 सोशलिस्ट इकोनॉमी छोड़ दी थी। ओके, Yes. एक बार इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, फिर उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर वो पढ़ते हैं। ओके, हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट क्या है। इन दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कुछ बुराइयाँ, राइट? तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हम इनकी अच्छाइयाँ ले सके। तो अब देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मार्केट कैसी है और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कैसे बांटता है। हर इकोनॉमी में देखो, मार्केट समझो आप इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इज पब्लिक। ओके, तो हर इकोनॉमी में मार्केट और प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, राइट? इसलिए इसका इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी होती है। इसका एम क्या है कि इकोनॉमी को कंट्रोल भी करो और मार्केट की इकोनॉमी को बेस्ट बेनिफिट्स दे रखो, ठीक है, ताकि दोनों के डीमेरिट्स हटा सके और दोनों का एडवांटेज ले सके। कैसे एडवांटेज? देखो, सबसे पहले प्राइवेट का आप क्या एडवांटेज ले सकते हो कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, राइट? अपने इंटरेस्ट पे आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, प्रॉफिट मोटिव भी है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे इंग्लैंड, यूएसए, ये क्यों है? क्योंकि उनके पास प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, राइट? अब खाली हमने पढ़ा कि खाली प्रॉफिट मोटिव से इकोनॉमी नहीं चल सकती, राइट? तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो इसके डिफेक्ट्स थे वो हटा दिए। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट खुद रन करती है, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को, ताकि वो प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट का उस एरिया से निकाल सके। किन एरियाज में? जैसे हेल्थ केयर हो गया, राइट? Yes. एजुकेशन हो गया, वी हैव गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट? Yes. तो गवर्नमेंट ऐसी जगह से इन प्रॉफिट मोटिव को हटा देती है, तो प्राइवेट सिग्निफिकेंस भी अलाउड है बट गवर्नमेंट के रोल के साथ, तब हम उसको एक मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, Yes. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप साथ में होती है, एग्जिस्टेंस साथ में होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन इंडस्ट्रीज आती है। पहली आती है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इंडस्ट्रीज में जो जिनका मतलब प्रॉफिट मोटिव से है, सेल्फ इंटरेस्ट से है और प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उन लोगों के लिए सिस्टम अच्छा है, बट इसके अंदर कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ओके, Yes. पब्लिक सेक्टर, इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इनका मोटिव है ये स्टेट्स बनाते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, राइट? कंबाइंड में ये चेक करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज के पास इक्वल एक्सेस है, यानी 50% एक की ओनरशिप, 50% दूसरे की ओनरशिप, ताकि इसका एस्टैब्लिशमेंट जॉइंट सेक्टर का हो सके। ओके, Yes. अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, आपके पास एक इकोनॉमिक फ्रीडम भी है और साथ के साथ आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी है, राइट? Yes. प्राइस मैकेनिज्म भी है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस भी है। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है ये ऐसा डिसीजन लेता है कि डिसीजन भी अच्छा हो, रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन भी हो, कस्टमर को फ्रीडम ऑफ चॉइस और सोवर्जिनिटी भी मिलती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, देखो प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ज्यादा काम करता है, तो इनोवेशन भी होगा और टेक्निकल प्रोग्रेस भी होगी, एंटरप्राइजेस को भी एनकरेजमेंट मिलेगी और साथ के साथ क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ओके, यहाँ पर जो फ्रीडम है, सोशल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, स्टेट पार्टिसिपेशन की वजह से, जितनी कैपिटलिज्म में तो देखो कैपिटलिज्म में इक्वालिटी नहीं होती, राइट? Yes. कैपिटलिज्म में इक्वालिटी नहीं होती, सोशलिज्म में बहुत ज्यादा इक्वालिटी होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखते हैं कि इक्वालिटी भी मिले और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डायरेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है? और देखो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है, तो यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। ओके, एनवायरमेंटल और लेबर रेगुलेशंस भी होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बट ये गोल्डन पाथ नहीं है टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, राइट? Yes. अब देखो कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल स्टेट्स का होता है, राइट? Yes. बट ज्यादातर कंट्रोल स्टेट्स का होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ बहुत कम रह जाती है। तो इस वजह से क्योंकि पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है,
तो टैक्सेस के रेट हायर होते हैं, एफिशिएंसी कम होती है, पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, करप्शन भी होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होता है, क्योंकि प्राइवेट वाले जो होते हैं ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, राइट? Yes. बट जब वो जगह पूरी मोस्टली स्टेट के कंट्रोल में होगी तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत कम हो जाता है। ओके, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना भी मुश्किल होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत कुछ एरिया में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, वहाँ पे कैपिटलिज्म ज्यादा हो जाती है, कुछ एरियाज में कैपिटलिज्म ज्यादा होती है, कुछ एरिया में सोशलिज्म ज्यादा होती है, तो वहाँ पे परफेक्ट बैलेंस नहीं बन पाता। ओके, Yes. एक बार खुद रीड करो एंड मुझे बताओ, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो मुझे बताओ। इसके बाद हम मनी मार्केट स्टार्ट। ओके, Okay. Yes. सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट? Yes. ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के ऊपर दे रखा है कि इन्होंने सोशलिस्ट मैनिफेस्टो कब निकाला था, 1848। तो ये सारी चीजें बुक की स्टार्टिंग में ना छोटी-छोटी करके लिख देते हैं, ठीक है? जब सेकेंड और टाइम रिवीजन करोगे तब आपके लिए इजी होगी, कि अभी आपके माइंड में चीजें फ्रेश है, राइट? Yes. सेकेंड और टाइम रिवीजन करोगे ये बार-बार सामने आएंगे तो जल्दी रिकॉल होंगे। Okay. ओके? Yes. ओके, तो अभी आपका काम क्या है कि आप ये कंप्लीट करोगे, एंड अगर चाहते हो तो आगे के एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, उससे भी रिवाइज कर सकते हो एंड फुल होगा। Okay. Yes, ma'am. तो मैं अभी आपके साथ 5 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यूज शेयर करती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे को सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगी, या खुद आंसर किसी में लाना चाहो दोनों आपके में। ओके, Yes, और ma'am. अगर कोई एमसीक्यू आपका गलत है और आपको रीजन पूछना हो कि ये एमसीक्यू क्यों गलत है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, Okay, ma'am. Yes. तो मैं अभी आपके साथ खींचती हूँ आपको कि क्या क्या गलत है, मैं आपको सेंड करूँगी ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। ओके, Okay. Yes. कुछ पूछना हो इस चैप्टर में आप लोगों को? No, ma'am. नहीं, ma'am. ओके, मैं आपको अभी क्लियर एक्सक्यूज देती हूँ, कोशिश करना कंप्लीट करके, जो उसके आगे रहते थे वो भी कंप्लीट करना, एंड ये वाला मेरे साथ शेयर करना। ओके Okay. ओके, अब Yes, मैंने ma'am. 4 तक सेंड किया, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, खाली 229 तक है। ओके, Okay. Yes. ठीक है, मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूँगी। अगर चैप्टर अभी पढ़ोगे कोई भी डाउट आए तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता देना। ओके, Okay. Yes, ma'am. कल लॉ की क्लास हम 8:30 रखें। Yes. Yes. कल लॉ में हम कोशिश करेंगे अपना यूनिट 2 खत्म करें एंड यूनिट 3 स्टार्ट करें, ताकि बाय मंडे हमारा लॉ खत्म हो जाए फर्स्ट चैप्टर। ओके Okay. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद हम सोबा स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करना कि ढंग से लर्न हो जाए, ताकि सोबा से पहले ये एक दो बार आप रिवाइज आराम से कर पाओ। ओके, Okay. Yes. बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। ओके, Okay. Yes. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Okay. तो देखो, मनी इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, राइट? हमारी लाइफ में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। अब मनी, हमारे यहाँ पे 3 मेन फंक्शंस हैं जो मनी के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। आप एक बात बताओ, क्या मनी को आप 10 रुपए का नोट अगर आज मैं रख दूं तो कल क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? Less. अगर 10 रुपीज का नोट आज मैं एक पिगी बैंक में डालूं एंड कल उसमें से निकालूं, तो क्या वो 10 रुपीज के नोट की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? Same day.
सेम रहेगी। तो मनी जो है हम इसको सेव करके रख सकते हैं और इसको हम बाद में परचेजेस के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। सेकंड, यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब एक बात बताओ, सपोज मेरे पास 10 रुपीज का नोट है, मेघा के पास भी 10 रुपीज का नोट है, तो इसमें से किसके नोट की वैल्यू ज्यादा है या दोनों के बराबर है? मुझे थोड़े आंसर्स भी चाहिए ताकि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं। नवीन, अगर मेरे पास 10 रुपीज का नोट है और मेघा के पास भी 10 रुपीज का नोट है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? Same. किसी एक की ज्यादा होगी या कम होगी? सेम होगी, राइट? Yes. तो मनी क्यों यूज होता है? क्योंकि एक यूनिट ऑफ वैल्यू है, हमें कॉमन बेस प्रोवाइड करता है हमारे प्राइसेस के लिए। ओके, Okay. लास्ट थिंग, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, आप मनी से कुछ भी खरीद भी सकते हो एंड कुछ भी मनी के लिए सेल भी कर सकते हो, राइट? तो Yes. इसके लिए हम चीजों को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये मनी का सबसे इजीएस्ट रोल है। पहले मनी नहीं थी तो कौन सा सिस्टम यूज होता था? बार्टर Barter. सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम चीजों को एक्सचेंज करते थे, राइट? कि जैसे कि आप मेरी कार फिक्स कर दो एंड आई ट्रेड, मैं आपको उसके बदले, फार्मर अगर कोई ब्रोकन कार फिक्स करता था तो उसके बदले उसको अनाज मिल जाता या सीड्स मिल जाते, तो चीजें एक्सचेंज होती थी, बट कोई कॉमन मीडियम नहीं था, राइट? जैसे सपोज 1 kg राइस, 10 kg राइस के लिए दे सेड यू नीड टू ट्रेड 1 horse. ओके, दिस वाज लाइक बार्टर सिस्टम। बट ये सिस्टम बहुत मुश्किल था। देखो, सपोज मुझे 10 kg राइस नहीं चाहिए, राइट? सपोज मुझे 2 kg चाहिए, तब उसके लिए मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं उनको हाफ हॉर्स दे दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इस चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किसने किया? मनी में। क्यों? क्योंकि मनी, हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं चाहिए होता मनी के लिए। हम मार्केट में किसी से भी बाय कर सकते हैं, किसी से भी सेल कर सकते हैं, राइट? Yes. तो हमारा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस कि हम इससे किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, राइट? क्या कोई ऐसा पर्सन है जो मनी एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है? नहीं। No. नहीं। सेकंड थिंग, मनी अपनी वैल्यू भी होल्ड करती है एंड ये इजीली हम इससे प्राइसेस बता सकते हैं। लाइक किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है तो आप इजीली 10 का नोट दे सकते हो। वहीं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 10 kg राइस के लिए 1 horse, तो इससे मैं बाकी चीजों का प्राइस मेरे लिए कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? Yes. पुराने टाइम पे बहुत सारी चीजें जैसे काउरी शेल्स, बार्ले, पेपर कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, ये भी मनी के फॉर्म में यूज होते थे राजा महाराजा के टाइम पे। ओके, Yes. अब देखो, अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें, राजा महाराजा के टाइम की, उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर वर द मेन करेंसी जो लोग यूज करते थे, ठीक है? अब देखो, गोल्ड एंड सिल्वर हमें पता है बहुत भारी होते हैं, राइट? तो Yes. इस वजह से उसको ओवर टाइम कैरी करना, एक्चुअल मेटल को और लोगों के साथ एक्सचेंज करना, फिर इन्हीं प्रीशियस मेटल्स को बैंक में डिपॉजिट करना और उनसे फिर कुछ बाय सेल करना बहुत मुश्किल काम था, राइट? Yes. तो कोई भी बैंक में जाके इन प्रीशियस मेटल्स को एक्सचेंज करके नोट ले सकता था। इवेंचुअली लोगों ने सोचा कि ये जो पेपर क्लेम है प्रीशियस मेटल का, हम इसको डीलिंग कर देते हैं मेटल से। यानी कि देखो, अगर हम मेटल जमा कराएं और उसके बदले कैश लेके आए, इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली क्यों ना बैंक में कैश डिपॉजिट कराएं और वहां से कैश वो वापस लेके आए, राइट? इससे उस टाइम पे फाइट मनी बोल। फाइट मनी क्या है? मटेरियली वर्थलेस है, यानी इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। बट जैसे कि आपको पता है जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो क्या 2000 के नोट्स की कोई वैल्यू रही? नहीं रही। तो ये फाइट मनी थी। उस फाइट मनी को एक्चुअल वैल्यू कब मिलती है? जब गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को अग्री करती है। ओके, मनी कब वर्क करती है? जब लोग बिलीव करते हैं कि हाँ वो वर्क करेगी। तो इंडिविजुअल्स ने पहले बार्टर सिस्टम शुरू किया, फिर मनी बार्ले और शेल्स की फॉर्म में एक्सेप्ट हुई एंड रीसेंट फॉर्म में गवर्नमेंट ने इसको किस में इंक्लूड किया? इन फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स, राइट? Yes. तो मनी की कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मनी को हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलिसी पर्पस के लिए ये सबसे लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है जो सबसे इजीली कन्वर्ट हो सकता है, राइट? Yes. क्योंकि देख, और जो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा चेंज मनी ला सकती है, राइट? अगर कम मनी होगी तो क्या उस इकोनॉमी की कोई कंडीशन बेटर हो सकती है? ना गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे, ना लोगों के पास, देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी, राइट? तो एक पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट सेट करने के लिए ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2007 में इन लोगों ने निकाला कि हम फाइट मनी यूज करेंगे। ओके, अब मनी क्यों यूज करना है? पहले जर्नली एक्सेप्टेबल। मैं किसी को पैसे दूंगी, क्या कोई पैसे लेने से मना कर सकता है? नहीं। ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है।
और ये एफर्टलेसली रिकॉग्नाइज हो सकता है। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी 10-20 का नोट दिखाओगे वो समझ जाता है दिस इज मनी, राइट। Yes. डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब लोगों के लिए सेम टू सेम नोट बनाना मुश्किल है, राइट। Yes. रिलेटिवली स्कार्स बहुत कम है, इसकी सप्लाई बहुत कम है, बट इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। Yes. इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सारे 500 के नोट क्या सेम दिखते हैं, कोई बड़ा छोटा होता है? Same. सेम। तो यूनिफॉर्मिटी होती है और इसको स्मॉलर पार्ट्स में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं 500 के नोट के अगर 50 नोट्स लूं फॉर 10 ईच, तो इसकी क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? Same. सेम रहेगी। तो हम इसको स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार इसको यहाँ तक रीड करो फिर आगे पढ़ते हैं। मनी जिस अमाउंट में मेजर होती है इकोनॉमी में उसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं? Broad. ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या होता है? देखो हमने पढ़ा कि मनी की एक स्टोर ऑफ वैल्यू होती है और एक लिक्विडिटी होती है, राइट। तो ये हमें बताते हैं कि किस मनी की हम कितनी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। जैसे 10 रुपीज के नोट की वैल्यू 10 रुपीज क्यों है? बिकॉज इट्स अंडर ब्रॉड मनी, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है। ओके। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आप एक फाइनेंशियल एसेट को कितनी जल्दी सेल करके उसको मतलब कितने शॉर्ट पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। कि आप उसको कितनी जल्दी अनदर फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट कर, जैसे कैश है, कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, राइट। Yes. करेंसी और ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स जो होते हैं ये सारी कंट्रीज की ब्रॉड मनी में आती है। इस चीज को मार्क कर लो, इसमें एमसीक्यू जरूर आता है। ओके। करेंसी और ट्रांसफरेबल डिपॉजिट जिसको नैरो मनी भी बोलते हैं, ये ब्रॉड मनी के अंदर ऑल कंट्रीज में इंक्लूड होता है क्योंकि इनके अंदर सफिशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी होती है। ओके। Okay. जो IMF 2000 है ये भी हम ब्रॉड मनी में क्यों, नेशनल करेंसीज जो होती हैं जो जर्नली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, बैंक चेक्स, ट्रैवलर्स चेक, डिपॉजिट जो कॉमनली करते हैं ना पेमेंट के लिए, जो फॉरेन करेंसी वगैरह के लिए डिपॉजिट करते हैं, और अदर डिपॉजिट जो नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती है अदर देन शेयर ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमें पता है शेयर्स को कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। Yes. Yes. इन ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स या डिपॉजिट्स को, कमर्शियल पेपर को, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसमें ये एक्सेप्शन है, इसको मार्क कर लो, एक्सेप्शन पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी चीजें जो मनी में नहीं आती, शेयर्स ऑफ स्टॉक नहीं आती। ओके। Yes. इसको मार्क करो, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या मनी की डिमांड कभी खत्म हो सकती है? No. नो। तो पीपल अगर होल्ड करना चाहे मनी तो वो डिमांड करते हैं। देखो डिमांड ऑफ मनी जो है ये कैसे, इसकी परचेजिंग पावर से होती है। परचेजिंग पावर क्या होती है? देखो आपने पहले टाइम में सुना होगा, सपोज एक पर्सन ए है, ये बोलता है कि जब हम 1990 में थे सो हम 1 रुपए से सपोज 4 टॉफीज लेते थे। ओके। और आज 2026 में 1 रुपीज की आपको खाली 1 टॉफी मिलेगी। तो क्या इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई? क्यों? क्योंकि पहले उस अमाउंट में वो कितनी टॉफीज ले सकता था? 4, राइट। Yes. अब कितनी ले सकता है? 1। तो ये परचेजिंग पावर कम होने से मनी की डिमांड जो रियल बैलेंसेस में है वो बढ़ जाती है। पीपल मनी कब डिमांड करते हैं? जब उन्हें रियल गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं। डिमांड फॉर मनी मतलब आप लिक्विडिटी को डिमांड करते हो कि कितनी जल्दी मैं किसी चीज को स्टोर कर सकती हूँ और कितनी जल्दी उसको कन्वर्ट करा सकती हूँ कैश में। ओके। Yes. अब देखो आप किसी के स्टॉक ऑफ वेल्थ को मनी की फॉर्म, लोग जो है पैसे किस फॉर्म में इकट्ठी करते हैं? मनी की फॉर्म में, राइट। असेट्स की फॉर्म में ना करके हम वेल्थ को मनी की फॉर्म में गिनते हैं। अगर आपके पास असेट्स है, ओके। देखो आपको भी पता है शेयर्स जो होते हैं इनका प्राइस बढ़ता घटता रहता है, राइट। इससे मैं अपनी एक्चुअल वेल्थ नहीं बता सकती, बट मनी अगर मेरे पास होगी क्या उससे मैं अपनी एक्चुअल वेल्थ बता सकती हूँ, राइट। Yes. देखो शेयर की वैल्यू आज 8 रुपए है, कल 10 हो सकती है, परसों 6 रुपए हो सकती है, बट 10 रुपीज का नोट तो 10 रुपीज का ही रहेगा, राइट। Yes. तो असेट से हम वैल्यू में भी ना बता पाए, बट इन फॉर्म ऑफ मनी अगर है तो उसकी वेल्थ निकालना आसान है। और मनी सबसे लिक्विड और कन्वीनियंट सोर्स होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। ओके। Yes.
अब मनी किन एरियाज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जब मुझे इंटरेस्ट रेट बताना होता है, प्राइसेस या इनकम बतानी होती है इकोनॉमी में, तो ये कैसे काम करती है वो कुछ थ्योरीज पे डिपेंड करती है। ओके, जैसे कि एक्चुअल मनी, आपको पता होगा कि जर्नल प्राइस लेवल, इनकम, इंटरेस्ट रेट, रियल जीडीपी, फाइनेंशियल इनोवेशन कितनी होगी, ये सब कुछ चीजों के लिए हमें पैसे चाहिए, राइट? जितना हायर लेवल ऑफ इनकम होगा वो उतने खर्चे करेंगे, राइट? Yes. जितना हायर लेवल ऑफ इनकम होगा उतने खर्चे करेंगे, और उतने खर्चे करेंगे तो उतने प्राइसेस भी बढ़ेंगे चीजों के। तो वेल्थ हम सबसे ज्यादा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? अदर देन मनी हम असेट की फॉर्म में करते हैं, बट सबसे प्रेफरेबल फॉर्म कौन सी होती है? सबसे प्रेफरेबल फॉर्म कौन सी होती है? Money. मनी, राइट? अब देखो आजकल की डेट में इंटरनेट बैंकिंग आई है, राइट? एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर है, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी है और एटीएम्स वगैरह हैं, जिसने लिक्विड मनी की नीड कम कर दी है, बट इसका फंक्शन सेम ही है। ओके, Yes. Done, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो हम पढ़ते हैं कि देखो हम मनी की थ्योरी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पुरानी थ्योरी जो थी, इट वाज गिवन बाय अरविंद फिशर ऑफ येल यूनिवर्सिटी। इसने अपनी बुक में, जिसका नाम परचेजिंग पावर ऑफ मनी था, ये 1911 में पब्लिश हुई थी। बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको एज अ बेस मान के आगे इन्फॉर्मेशन दी थी। इस लाइन को मार्क कर लो, इसके आंसर की अर्थ है। अब ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि मनी और प्राइस लेवल के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशन है। क्यों? देखो, जितने कम पैसे होंगे इकोनॉमी में, अगर कोई चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट? Yes. तो जितने कम पैसे होंगे प्राइस लेवल उतने बढ़ेंगे, जितना प्राइस लेवल ज्यादा होगा उतनी हमारे मनी की वैल्यू कम होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी उसकी वैल्यू के साथ जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि मनी की क्वांटिटी कैसी होगी, वो उसके प्राइस लेवल या उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। ओके, अगर चीजों के प्राइसेस में चेंजेस होंगे तो उसकी परचेसिंग पावर में भी चेंजेस आते रहेंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच को, जिसको हम M टाइम्स V इक्वल्स टू P टाइम्स T कहते हैं। यानी कि आपकी इकोनॉमी में टोटल कितनी मनी सर्कुलेशन में है, ओके, इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेशन में है, उसको अगर आप ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी, यानी एक यूनिट ऑफ मनी की कितनी बार ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में, आप उसको अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर होगा कि आपका एवरेज प्राइस लेवल कितना है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी। अगर आपके पास इनमें से तीन चीजें होती हैं, नॉर्मली इससे इकोनॉमिस्ट एवरेज प्राइस लेवल निकालते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी में पता करना होता है ना कि कितना प्राइस प्रिवेल कर रहा है, राइट? Yes. और इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी है कि देखो कि अगर आप टोटल मनी जितना सर्कुलेशन में है उसको उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, Okay. वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कितना मनी घूम रहा है, कितनी बार घूमा है, और वो उसका जो क्रेडिट है ये कांस्टेंट रहता है, नॉर्मली इट डज नॉट चेंजेस। ओके, Yes. एक बार इसको रीड कर लो और मुझे बता दो, फिर हम कैम्ब्रिज अप्रोच को पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यूज पे आ सकता है। जस्ट आपको तीन चीजें दे देंगे, जस्ट नीड टू पुट इट इन द फोर्थ फॉर्मूला। ओके, Okay. पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, राइट? Yes. तो इन्होंने हमें बहुत डिफरेंट क्वांटिटी अप्रोचेस दी, जिनको हम कैश बैलेंस अप्रोच बोलते हैं। वो सोचते थे कि मनी जो है ये चीजों की यूटिलिटी यानी वैल्यू दो तरीके से बढ़ाता है। सबसे पहले बीइंग एन हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। अगर आपके पास पैसे हैं, क्या आपके लिए कोई चीज अनसर्टेन है? आप बताओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए क्या कोई चीज अनसर्टेन हो सकती है? No. नो, राइट नवीन? No.
right? Second is Yes. enabling the possibility of split up of sale and purchase to two different point of time. यानी कि वो कहते हैं कि परचेज और सेल को अलग अलग चीजें देखो rather than viewing it as a single thing, जिससे आपको मनी की वैल्यू पता चल पाएगी। कैसे? जैसे हमें पता चलती है ना कि हमने इतने की परचेज की, इतने की सेल की, तो प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम उसमें से खाली नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें मनी की इनकमिंग और आउटगोइंग ढंग से नहीं पता चलेगी, राइट? अंडरस्टूड? Yes. ओके। तो इन ट्रांजैक्शन से हमें क्या पता चला कि मनी जो है ये टेम्परेरी स्टोर ऑफ वैल्यू है, राइट? Yes. क्योंकि आपको पता है कि मनी टेम्परेरी चीज है, जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी चीजों की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। और मनी हमें एक यूटिलिटी देती है कि देखो इसके अंदर वेल्थ स्टोर होती है, बट बहुत प्रिकॉशनरी मोड्स भी होते हैं, क्योंकि मनी खुद डिमांड में है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, देखो पहले एक पर्सन था, सपोज ये 1 kg राइस बाय करता था 20 रुपीज, ओके। अब इन 2026 ही बाइज इट फॉर ₹100। 20 रुपीज की तो आज भी 20 रुपीज है, वही वैल्यू है, बट उस चीज की प्राइस बढ़ गई, राइट? परचेजिंग पावर इसकी कम हो गई, राइट? Yes. तो मनी खुद डिमांड में है। हाउ मनी कैसे खुद डिमांड में? देखो ये आपकी इनकम पे भी डिपेंड करता है, वेल्थ पे, इंटरेस्ट रेट पे, कि एक पर्सन के पास कितनी मनी होगी, राइट? जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा मनी। ज्यादा इनकम होगी तो आप ज्यादा चीजें परचेज करोगे, और अल्टीमेटली आपके पास जो मनी है ये टेम्पररी अवॉर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ओवरकम कर पाओगे। देखो अगर आप, जैसे इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है, ब्लिंकिट जब तो आप करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप चीजें परचेज करो एट अ हायर प्राइस तो दे रिड्यूस द डिलीवरी कॉस्ट, राइट? तो उसी तरह जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें लेता है तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, जिससे अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है? इस चीज से हमें कैम्ब्रिज वालों ने एक फॉर्मूला दिया है कॉल्ड मनी डिमांड फंक्शन की। मनी की डिमांड कैसे है, इसको कैसे निकालते? देखो सबसे पहले क्या प्रोपोर्शन लोग होल्ड करते हैं एज कैश बैलेंसेस, यानी नॉमिनल इनकम जो उनकी रियल इनकम होती है, उस केस में लोग कितना कैश बैलेंस होल्ड करते हैं, और उनकी एवरेज प्राइस लेवल एक गुड का क्या है, और रियल नेशनल इनकम क्या है। आपको पता है नेशनल इनकम दो तरीके की होती है, नॉमिनल और रियल। Yes. रियल मींस आज की डेट में उसका क्या प्राइस है, ओके मेघा? तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि मनी के बैलेंसेस की डिमांड कितनी है। अगर ये ज्यादा आएगा मींस मोर डिमांड, कम आएगा मींस लेस डिमांड, ओके? तो इस वे में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes. अब कैम्ब्रिज वाले जो है इस इक्वेशन में के यूज करते हैं, राइट? के इज अ कांस्टेंट। ये हमें क्या बताता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है और हमारी मॉनेटरी हैबिट्स कैसी है। अब ये कैसे पता चलता है कि आपने टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी की और मनी बैलेंसेस कितना है उस टोटल ट्रांजैक्शन के हिसाब से। सपोज हमने 10 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की बट मनी बैलेंस खाली 2 करोड़ है, तो कांस्टेंट कितना रहेगा हम उसको मान के चलते कि इतना ही है। देखो अगर हम सारी चीजें चेंज करते चलेंगे तो क्या हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच पाएंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक फिक्स फैक्टर होना चाहिए, राइट? Yes. जैसे आप देखते हो कि पिछले टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे, राइट? अगर वो पिछले टेस्ट के मार्क्स चेंज होते रहेंगे तो क्या आप इस टेस्ट के मार्क्स कंपेयर कर पाओगे उसको? जैसे कि देखो सपोज मेघा स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 25 इन अ मैथ्स टेस्ट, ओके? Okay. और इस टेस्ट में शी स्कोर 24, तो आपको पता चल गया मार्क्स इंक्रीज हुए, राइट? कैसे पता चला? क्योंकि आपने प्रीवियस मार्क्स देखे, Yes. राइट? वही अगर मैं आपको वो 20 का स्कोर ना देती, मैं बोलूँ कि ये चेंज होता रहेगा, तो आप क्या उसको कंपेयर कर पाओगे? कभी वो बढ़ेगा कभी कम होगा, राइट? तो ये जो प्रपोर्शन होता है ये हमें चीजों को कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करता है, ओके? Okay. अंडरस्टूड? Yes. एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज का एक शॉर्ट नोट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे इजीली ये रिवाइज हो जाएंगी, ओके? Okay.
मैं आपको और मेघा को, नवीन, दोनों को एक को शेयर्स दूंगी और एक को मनी दूंगी ऑप्शन में, तो आप दोनों क्या चूज करना प्रेफर करोगे, शेयर्स या मनी? Money. मनी, व्हाई? It's more liquid. इट्स मोर लिक्विड, राइट मेघा? क्योंकि मनी ज्यादा लिक्विड है, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है rather than शेयर्स, राइट? तो इन्होंने एक टर्म एक्सप्रेस की कॉल्ड जर्नर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, जो डिनोट करती है कि लोगों की डिजायर मनी को होल्ड करने की ज्यादा है rather than लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपको किसी किसी इंटरेस्ट है उससे ज्यादा प्रेफर करोगे कि आपके हाथ में रियल कैश हो, राइट? Yes. वाई सो? इसके उसने बोला कि इसके 3 मोटिव है। पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, अगर आपको कोई चीज सेल करनी है या खरीदनी है तो आप उसके बदले शेयर्स दोगे या मनी? Money. Money. मनी, राइट? राइट नवीन? Yes. सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, कि हम सोच के चलते, देखो शेयर्स जो है आगे चल के कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो सकती है, बट मनी जो है ये इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, इट डज नॉट चेंज। ओके। स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये ध्यान से पढ़ाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखो हम मनी को किस पर्पस के लिए होल्ड करते हैं, कि हम उसमें पर्सनल या बिजनेस एक्सचेंज के लिए उसको यूज कर सके, राइट? ये क्यों अराइज होती है? क्योंकि देखो हमारी जितनी इनकम है और खर्चे हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, राइट? Yes. अगर इनकम और बराबर होंगी तो जितने पैसे आएंगे इतने जाएंगे, देयर विल बी नो सेविंग्स, राइट? तो ट्रांजैक्शन मोटिव हमें ये बताता है कि जो इसका इनकम मोटिव है और बिजनेस मोटिव है, ये दोनों स्ट्रेस रखते हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेस पे, कि वो इस रिसिप्ट का कि कितने पैसे आ रहे हैं और अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में गैप कम कर सके, राइट? Yes. और काइंसिस जो है ये इस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट से ट्रांजैक्शन इफेक्ट होती है। क्यों? देखो सपोज आपके एफडी में पैसे हैं, ओके? Okay. पहले साल में आपको एफडी में आए खाली 5% इंटरेस्ट रेट था, बट अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ओके? इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी एफडी की, राइट? Yes. आपके एक्सपेंसेस तो सेम रहेंगे। तो कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये ट्रांजैक्शन के बैलेंसेस को इफेक्ट करता है, ओके? और ये जो ट्रांजैक्शन है ये मनी के साथ डायरेक्टली, ये जो हमारे मनी की डिमांड है हमारी इनकम लेवल से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्यों? देखो अगर किसी पर्सन की इनकम ज्यादा होगी, दे विल एम ना कि और इनकम बढ़ाऊं अपनी, राइट? तो इससे इनकम से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक पॉजिटिव फंक्शन है। क्यों पॉजिटिव फंक्शन है? देखो हमारा जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ये किस रेशो पे डिपेंड करता है, कि आपकी अर्निंग्स कितनी है और आपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए कितने पैसे रखे हैं, ओके? वो बिलीव करता है कि ये जो इंडिविजुअल, हम हर एक पर्सन, जैसे इंडिविजुअल मींस आप, मैं, नवीन अलग अलग, ओके? एंड एग्रीगेट मींस हम सबकी मिला के, तो इससे हम नेशनल इनकम का फंक्शन निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? Yes. एक बार इसको रीड करो फिर प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव बताऊंगी। क्या हमारी लाइफ में कुछ भी, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट? कोई भी ऐसी हमें ट्रांजैक्शन आ सकती है जहां हमें मनी की नीड हो सकती है, राइट? तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आई तो एक बात बताओ, आपको शेयर्स काम आएंगे या रियल फॉर्म ऑफ मनी काम आएगी? मनी, राइट नवीन? तो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अपनी प्रोपोर्शन इनकम का एक हिस्सा इन अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर के लिए रखते हैं। आपको पता होगा जैसे घर पे मम्मी पापा भी एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं, राइट? कि अगर कल को कोई दिक्कत आए, इमरजेंसी आए, सो वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट? तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का क्या साइज है, मार्केट कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या, और एक पर्सनल कैरेक्टर क्या है इंडिविजुअल का। जैसे कि एक बात बताओ, जो लोग आगे का सोचते हैं, जैसे सपोज पीपल थिंक ना दैट व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बोर्न, कुछ लोग उनके बोर्न होने से ही पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो ऐसे प्रिकॉशनरी बैलेंसेस जो होती है ट्रांजैक्शन, इनका मोटिव पे डिपेंड करता है, बट दे आर नॉट सेंसिटिव टू रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि हमें पता है इंडिया में मोस्टली पीपल दे डोंट डिपॉजिट इन बैंक, आइदर या तो एफडी फॉर्म में रखते हैं, आइदर दे कीप एट देयर प्लेस, राइट? Yes. तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स का इन पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके? अब ये वाला बहुत ध्यान से सुना। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का डिजायर, कि अगर आज के डेट में मैं अपने पैसे को होल्ड ऑन करूंगी तो क्या मैं फ्यूचर में, मतलब या देखो अगर आज के डेट में मैंने पैसे लगाए तो प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, या ये पैसे होल्ड करने से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब समझो, देखो जैसे कि सपोज हम तीनों हैं, मैं, आप और मेघा, ओके?
आपने अपने पास कैश रखा, ओके, मैंने 20 लाख रुपीस दिए, नवीन ने अपने पास कैश फॉर्म में रखे, मेघा आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ओके, Yes. और मैंने उस पैसों को एफडी में डाल दिया। आफ्टर 2 years नवीन के 20 लाख रहे क्योंकि नवीन ने उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, राइट। Yes. Yes. मेघा ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो मेघा के 20 लाख बन गए 40 लाख, प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए, ओके, Okay. एंड मैंने जो एफडी में डाले थे मेरे पास आए 25 लाख। तो अब एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? मेघा को, राइट, Yes. क्योंकि मेघा के 20 लाख की चीज बिकेम फॉर 40 लाख। तो स्पेक्युलेटिव मार्केट यही कहता है कि आप अपने पैसे को कैसे होल्ड करते हो, डिपेंड करता है कि आप अपना कैश एक्सपेंडिचर कहाँ करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाते हो या अपने पैसे अपने पास रखते हो, ओके। साइंस कहते हैं कि आप फ्यूचर के एडवांटेज के लिए अपने पैसे अपने पास रखो, राइट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑन बॉन्ड्स होता है, जो गवर्नमेंट के उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो कभी कभी रिटर्न ऑन मनी 0 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आप इंटरेस्ट को पेमेंट करोगे, राइट, अगर आप कहीं से लोन लोगे, आपको अगर कैपिटल गेन होगा तो आपको मनी गवर्नमेंट को भी किसी ना किसी फॉर्म में, टैक्स वगैरह की फॉर्म में देनी पड़ेगी, राइट। Yes. और गवर्नमेंट के जो मार्केट रेट है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो आपके बॉन्ड की जितनी कम वैल्यू होगी गवर्नमेंट उतना ज्यादा इंटरेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है छोटे अमाउंट पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी तो वो इतना ज्यादा नहीं बनता, राइट। तो इन्वेस्टर्स रिलेटिवली ऐसी चीज ढूंढते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मींस कि जिसका बढ़ने का चांस ज्यादा अच्छा होता है, ओके। और जो वेल्थ होल्डर्स होते हैं, वेल्थ होल्डर्स मतलब जिनके पास पैसे होते हैं, वो करंट इंटरेस्ट रेट को हमेशा ज्यादा मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एट अ टाइम इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा। जब हम मार्केट चेंजेस चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगी कि इंटरेस्ट रेट फॉल भी करता है, कैसे करता है उसमें बताऊंगी, ओके। तो वो बिलीव करते हैं कि आपको अपने बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स पता है आप दोनों को क्या होते हैं? Yes. जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स वैसे, तो वो मेन बिलीव करते हैं कि हम अपने बॉन्ड्स को तब कैश में कन्वर्ट करें जब हमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिले। और जो इसमें से कैपिटल गेन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हो ना तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो इस कैपिटल गेन से आपके शेयर के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा नियर फ्यूचर में, वो चीज भी इसमें देखी जाती है, ओके। अगर उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट लो होगा तो वो फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं कि अगर आज बेचा और फ्यूचर में बेचा तो कितना लॉस होगा। सपोज आज सेल करके उसको 200 का लॉस हो रहा है, ओके, आज की डेट में, और फ्यूचर में अगर वो सेल करेगा तो उसको खाली 50 का लॉस होगा, तो वो फ्यूचर के लिए वेट करेगा, ओके, ताकि वो कैपिटल लॉसेस यानी जो लंबे समय तक हमें रखने के बाद लॉस होता है वो भी अवॉइड कर सके और उसका रिटर्न और मनी ज्यादा खराब ना हो। जैसे यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे खाली 50 का, तो आप चाहोगे ना कि कम से कम लॉस हो मुझे, तो वो इसी एम से पैसे रखते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंक्रीज होता है तो वो बॉन्ड्स को आइडियल छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि उनको फ्यूचर में उस पर वो पैसे ऑन कर सकें, ओके। Okay. एक बार इसको यहाँ तक रीड करो फिर हम आगे पढ़ेंगे। आगे ग्राफ्स वगैरह है फिर वो बताऊंगी। ये जो थ्योरीज हैं ये थोड़ी टेक्निकल है, ओके, तो इसको एक बार रीड करना। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना, कल हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। बट इन थ्योरीज पे क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं और घुमा के पूछते हैं, ओके। एक बार रीड कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, ओके। अब देखो जो हम पोर्टफोलियो डिसीजन लेते हैं, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जैसे मैं हूँ, तो नॉर्मली मेरा करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हायर होगा। क्रिटिकल का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितना खराब हो सकता है, ओके, लीस्ट कितना हो सकता है, तो उससे मेरा नो करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा अगर ज्यादा है तो एंटायर वेल्थ जो होता है ये गवर्नमेंट फॉर्म के बॉन्ड्स में होल्ड कर दिया। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है कि इसका माना जाता है कि अगर किसी का करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है यानी वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपनी वेल्थ बना रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम मैं बोलूँ 5% मिलता है और मुझे करेंटली सपोज 10% मिल रहा है, तो इससे तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी, राइट। बट अगर ये करंट रेट मेरे क्रिटिकल रेट से कम है तो इसका मतलब मैं सब कुछ स्पेक्यूलेटिव कैश बिजनेसेस के फॉर्म में लेके चल रही हूँ। स्पेक्यूलेटिव कैश बैलेंसेस का मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि फ्यूचर में मुझे शायद लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है, ओके। तो जब हम इंडिविजुअल वाले के बारे में सोचते हैं तो ये जो हमारा वेल्थ होल्डर का डिमांड कर्व है इसके अंदर से स्पेक्यूलेटिव कैश बैलेंस डिसअपीयर हो जाता है।
देखो, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इतनी थी और मेरा क्रिटिकल रेट ऑफ रिटर्न इतना, यानी कम से कम इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, और करेंटली मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं, देन आई कंसीडर इट अ गुड मार्केट। ओके, बट अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल से नीचे है तो इसका मतलब मुझे जितने पैसे मिलने चाहिए थे उससे कम मिल रहा है, तो इट इज नॉट फेवरेबल। ओके, Yes. समझ आया ये? Yes. अब किन्स जो है ये कहते हैं कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा, मनी की स्पेक्युलेटिव डिमांड उतनी कम होगी, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा मनी की डिमांड उतनी ज्यादा होगी। अब एक बात सोचो, अगर आपको लोन लेना है, ओके, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप उस लोन को ज्यादा ले पाओगे, राइट? Yes. तो बोलो 10 लाख का लोन है, ठीक है, 5% इंटरेस्ट पे मैं आपको दूंगी। 5% का मतलब आपको इस पे खाली 50,000 रुपीज इंटरेस्ट देना है, राइट? Yes. वहीं पहले इस लोन पे आपको 10% इंटरेस्ट देना था। 10% मीन्स 1 लाख। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मैं 20 लाख का लोन लूंगी तो भी मुझे 1 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये चीज हमें बताती है कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट है, लोग उतना पैसे मांगने में हिचकिचाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? अगर Yes. कम इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग खुशी खुशी लेंगे क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तो ये चीज सोच के चलनी है, अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? देखा कोई No. डाउट? No. No. ओके, आगे चलते हैं। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां देखो अगर सप्लाई बढ़ती है तो उससे इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टिमुलेट नहीं होती। देखो, अगर कोई चीज मैं ज्यादा बेचूंगी तो मेरे को इनकम ज्यादा आनी चाहिए, राइट? और अगर कोई चीज ज्यादा बिकेगी तो उसपे, अब एक बात बताओ, सपोज विराट कोहली है, विराट कोहली की कोई जर्सी, तो उसकी जर्सी कोई पर्सन हाई प्राइस पे भी लेने के लिए रेडी होगा, राइट? राइट? वहीं अगर वो अपनी जर्सी का प्राइस बढ़ा दे बट बोले कि इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना और कम हो जाएगा उससे प्राइस, तो क्या आप उसको और खुशी खुशी लोगे, राइट? उससे उल्टा उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, करेक्ट? Yes. तो वो यही चीज बता रहे हैं कि आपको जो जर्नल पे पब्लिक होती है ये अपने पास पैसे बचा के रखती है। उनको फियर क्या लगता है कि डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी अगर पैसे की वैल्यू गिर गई तो उस केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन का किसी भी कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको मार्केट ऑपरेशंस पता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब देखो अगर हमारे यहाँ पैसे कम होते हैं तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए और वो उसको इंट्रोड्यूस कर सके बिजनेस के अंदर। जैसे देखो, अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आपके पास पैसे आते हैं या जाते हैं? But ma'am. इफ यू बाय समथिंग तो आपके पास पैसे आएंगे या आपसे पैसे जाएंगे? जाएंगे. जाएंगे, राइट? तो Yeah. गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ये गवर्नमेंट से कोई कुछ लेगा तो वो पैसे अल्टीमेटली जाएंगे तो इकोनॉमी में ही, राइट? तो Yes. जब पैसे कम होते हैं इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट चीजें खरीदती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो सके। ओके, और Yes. जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा तो गवर्नमेंट कुछ खरीद लेती है। खरीदने के लिए गवर्नमेंट कुछ सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा और इकोनॉमी के पास कम होगा, राइट? Yes. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट इस तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्ट करती है। लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए 0% इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो आपने ईएमआई का नाम सुना है, लो Yes. कॉस्ट ईएमआई? तो इसमें क्या Yes. होता है कि गवर्नमेंट आपसे यूजुअली कोई ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेती बट आपसे प्रोसेसिंग फी, चार्जिंग फी, इन फीस के फॉर्म में एक्स्ट्रा मनी लेती है, राइट? Yes. तो इस ये जस्ट लाइक अ ट्रैप जो लोगों को बताता है कि लाइक आपके पास पैसे आपसे जाएंगे बट वो आपको किसी अलग नाम से लेगा, वो आपको उस ट्रैप में। अंडरस्टूड? एक बार Yes. इसको यहाँ तक रीड करो और मुझे बताओ। I'm done. डन? देखा डन? Yes. ओके, कल यहाँ तक हो जाएगा रिवाइज Yes. दोनों Yes. का? Yes. ओके, कोशिश करना कि इसको ढंग से पढ़ लेना एंड जब आपका टेस्ट जैसे ही चेक होके आएगा तो मुझे वो टेस्ट आप दोनों शेयर करोगे, ओके? ताकि मैं चेक कर सकूं आपकी गलती कहाँ है, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ओके?
ओके Okay. ओके, बाय बाय। Bye, ma'am. कल हम मिलेंगे 8:30। तो आप लोग सॉरी, कल हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास भी 3 o'clock की होगी। ओके, Okay. उसमें कोशिश करना कल तक में आपका लॉ का चैप्टर लर्न और इकोनॉमिक्स की क्लास से पहले आपका टेस्ट रिटर्न हो। ओके Okay. ओके, बाय बाय, Bye, ma'am. Bye. टेक केयर। Thank you. Thank you.